नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत। आज मैं आपके सामने निकोबार आइलैंड जो प्रोजेक्ट है, जिसकी बहुत चर्चा है आज, उस पे अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं निकोबार आइलैंड के बारे में बताऊँ। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर के जंक्शन पे हमारा भारत का एक हिस्सा है, जिसमें निकोबार आइलैंड जो है वो दक्षिण वाला हिस्सा है आइलैंड का, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 921 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत द्वीप है, जो पूरी तरह से वनों से आच्छादित है। वो भी वन जो है रेन फॉरेस्ट है, जिसको कि यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट बता रखा है। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के संदर्भ में, बायोस्फीयर के संदर्भ में, इन्वायरमेंट के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा यूनेस्को ने कहा हुआ है। और जो वहाँ की जो करीब करीब 95% जो हिस्सा है वो जंगलों से घिरा हुआ है, और सिर्फ 3 से 5% जो हिस्सा है वो वहाँ पर आबादी बसती है, जो करीब 35 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बनता है, जो कि रेवेन्यू जमीन, बाकी सारी जमीनें जंगल की जमीनें मानी गई हैं। उसमें भी उस आइलैंड के, उस द्वीप के दो हिस्से हैं। पहला जो उत्तरी हिस्सा है उसे कैंपबेल कहा जाता है, जहाँ पर कैंपबेल नेशनल पार्क है, और जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहा जाता है गैलेथिया नेशनल पार्क, जो कि सदर्न हिस्सा है। दोनों हिस्सों के अपने बे हैं, यानी कि खाड़ी है। जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें कैंपबेल बे है, और जो गैलेथिया है उसकी भी खाड़ी है, जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट है। उसी सदर्न मोस्ट पार्ट में जो जमीनी हिस्सा है, जो सबसे आखिरी हिस्सा है, उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत की भूमि का सबसे अंतिम दक्षिणी छोर है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो हिंद महासागर में जो इंटरनेशनल एक रूट है, जहाज का जो रास्ता है, वहाँ से 40 किलोमीटर, मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो जो रास्ता जो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ जो इंटरनेशनल शिपिंग एरिया, शिपिंग का रूट है, वहाँ वो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वहाँ से करीब 20 से 25% जो एशियन कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट है वो इसी रास्ते से होकर अपने स्वेज कैनाल और यूरोप की तरफ जाता है। और इसी रूट पर ही जो ऑयल जो सप्लाई होती है उसका भी करीब करीब 35% हिस्सा इसी रूट से आता जाता है। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इस एरिया का, इस रीजन का बहुत महत्व है, खास करके चीन को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि चीन ने हिंद महासागर में अपनी दखल बढ़ा रखी है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर उस एरिया को अगर कहें तो बहुत ही घने जंगल हैं, प्लस वहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं। बहुत जो विशिष्ट जनजातियाँ जो वहाँ पाई जाती हैं वो करीब करीब पॉपुलेशन 2011 में बताई जनसंख्या के हिसाब से 8,400 थी, जो आज की स्थिति में करीब करीब 50,000 बताई जाती है। तो वहाँ पर जो नेटिव, जो वहाँ पे जो मूल निवासी हैं, वो दो तरह के हैं, जिनकी मूल जो है वो मंगोलॉइड ट्राइब्स हैं, जिसमें से जो पहले हैं वो कहलाते हैं निकोबारीज, जो कि सबसे बड़ा वहाँ का नेटिव है। उसके बाद जो बहुत ही कम है, जो बहुत कम संख्या में है, वो हैं सोम्पेन। वो करीब 250 लोग ही हैं, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाली कगार पर खड़ी हुई एक जनजाति है जो वहाँ बसती है। और इसी निकोबार आइलैंड में 650 से ज़्यादा 650 से ज़्यादा प्रजातियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, जिसमें कि अगर हम देखें, जो जिनको ज़्यादा जाना जाता है वो है एंजियोस्पर्म, जीनोस्पर्म, फर्न, ब्रायोफाइट। इस तरह की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। और ये मैंने दो आदिवासी जनजाति समूह के बारे में बताया। वहाँ पर ही जो कैम्बेल जो बे है, वहाँ पर एक एक यूनिक टाइप का एक टर्टल पाया जाता है, कछुआ पाया जाता है, जिसे कैमल बैक कछुआ कहा जाता है, जो पहले संरक्षित
जीव माना जाता था, लेकिन किसी कारणवश उसे संरक्षित जीव की सूची से हटा दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर, और खनिज की बात करें तो बाकी खनिज में जैसे है वहाँ पर क्रोमाइट है, निकल है, सल्फर है, और सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये भी वहाँ पता चला है कि वहाँ ये भी पाया जाता है। तो ये रही इसकी, और जो बगल में मैं आपको निकोबार का जो मैं नक्शा दिखा रहा हूँ उसमें आप ध्यान से देखें, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कैंपबेल नेशनल पार्क है। नीचे वाले हिस्से में आपका गलेथिया नेशनल पार्क है। गलेथिया नेशनल पार्क के जस्ट नीचे में गलेथिया बे है, और ईस्टर्न साइड में कैम्बेल बे है जहाँ पे वो कछुए पाए जाते हैं। अब इसमें चर्चा इसलिए है इस जगह की क्योंकि एक प्रोजेक्ट आया है, एक प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा है, वो प्रोजेक्ट का नाम है अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से है। और जो इसकी शुरुआत है वो कोरोना काल में, ऐसा कहा जाता है कि कोरोना काल में इसकी चुपचाप शुरुआत की गई। न कहीं कोई चर्चा हुई, न कुछ हुआ, ना ही कोई जनसुनवाई हुई, न ही कोई पारदर्शिता तरीके से इस पर चर्चा हुई, ना वहाँ के नेटिव लोगों से चर्चा हुई, और सिर्फ लोकसभा में सिर्फ 12 मिनट में बिना किसी चर्चा के इसे पास करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। ये इसका क्लियरेंस कैसे हुआ इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि सब चीज़ों के लिए कमेटीज होती हैं, लेकिन ऐसा पता चलता है कि इसके बारे में कोई भी तथ्यात्मक ये नहीं कि इसको परमिशन कैसे हुई। नीति आयोग ने 2020 में इसे अप्रूव किया, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर ये जो इसको काम मिला उस कंपनी का नाम है आईकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, AECOM, आईकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि मुख्यालय गुड़गांव में है। लगता है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कि जैसे ये किसी इंडियन की कंपनी है, लेकिन ये इसके जो चेयरमैन और CEO हैं वो हैं ट्रॉय रूड। तो कदापि कदापि जो है ये इंडियन तो लगते नहीं है, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि हो सकता है इंडियन में हो, लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि वो इंडियन नहीं है। तो करीब करीब ये जो प्रोजेक्ट है वो 70,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें करीब करीब जो निकोबार का 921 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें से 166 स्क्वायर किलोमीटर इस प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और इसमें भी, और अगर देखें तो समुद्र तल की भी कुछ जमीन जोड़ा गया है, और कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ 15% जंगल ही कटेंगे। और लेकिन आरोप लगाने वाले और कहने वाले कहते हैं कि करीब करीब इस 15 स्क्वायर किलोमीटर की जो कटाई होने वाली, 15% जो कटाई होने वाली है, उसमें करीब 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। और जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है उनका कहना है कि ये जो पोर्ट बन रहा है, इस नक्शे में आपने देखा कि दक्षिण जो सबसे बड़ा दक्षिण हिस्से में गलेथिया जो बे है वहाँ पर एक पोर्ट बन रहा है। तो वो पोर्ट नेवी और सिविलियंस के बीच में एक जॉइंट वेंचर के तौर पे काम करेगा। नक्शे में आप देखें पूर्वी दिशा में एक एयरपोर्ट बनना है, उसके बाद ये पोर्ट जो बताया मैंने ये यहाँ पर ये बनना है, और उसके पीछे पूरा टाउनशिप डेवलप होगा, पावर प्लांट लगेंगे, गैस और सोलर से चलने वाले पावर प्लांट बनेंगे, और एक एयरपोर्ट भी बनेगा, ये मैंने बताया पूर्व में। तो इस हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट मिला है इसमें 11 कंपनी इन्वॉल्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि इन 11 कंपनियों में हमारी अडानी जी की भी कंपनी है, जिसके कारण ये कंट्रोवर्शियल बढ़ती हुई दिखती है। और ये जो पोर्ट जो बन रहा है इसकी जो क्षमता है, ये क्षमता करीब 14.21 TEU जो है, ये कार्गो का जो एक यूनिट होता है कार्गो के वजन का, वो उसकी 4.21 मिलियन TEU इस पोर्ट की क्षमता है। और ये पोर्ट जो है 2021 से बनना चालू हो चुका है, और ये करीब करीब 2027-28 तक ये जो पोर्ट है, ये जो टर्मिनल है, इसको हम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहते हैं, और इसी को ही हम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट शिप टर्मिनल भी कहते हैं, जो कि ICTC, ICTT एंड ICTP कहते हैं।
ये 2027-28 में काम करना चालू कर देगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 2 फेज़ में है। पहला फेज़ जो है 2021 से माने, ये बड़ा विचित्र है कि अप्रूवल जो है नीति आयोग का अप्रूवल मिलता है 2022 में, लेकिन काम इसका 2021 से चालू हो गया और 2021 से लेकर पहला फेज़ 2037 तक चलेगा, दूसरा फेज़ 2037 से लेकर 2051 तक चलेगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानने की चीज़ है कि ये प्रोजेक्ट मिलने से पहले 2014 के पहले तक जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ करता है, अभी भी है। उसके बाद वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, लेकिन इन सारी चीज़ों को शिथिल कर दिया गया यह कहकर कि इन सबसे परमिशन लेने में जो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो शिथिल हो जाता है, कम इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। एक तरीके से प्रकृति को डेवलपमेंट के जस्ट सामने खड़ा कर दिया गया कि प्रकृति जो है विकास की दुश्मन है। इस तरीके से ये पूरा चलता रहा और इसमें जो परमिशन दी गई, इसमें कहा जाता है कि जो कोस्टल में जो जो कोरल रीफ्स होती हैं, कोस्टल लाइन पे कोरल रीफ्स होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी द्वीप के लिए। तो जो कोरल रीफ को कोस्टल एरिया में ना दिखा के समुद्र के बीच में दिखा दिया गया, यानी नक्शे में भी कुछ गड़बड़ी की गई परमिशन देने के लिए। तो इस तरीके से देखते हैं कि परमिशन देने में भी लोगों का कहना है, आरोप है कि जल्दबाजी की गई, बिना चर्चा के पास किया गया, नक्शों को चेंज कर दिया गया। इसीलिए जो लेदर बैक कछुआ है उसको विलुप्त या कहें कि विलक्षण प्रजाति मानने की जो सूची थी उससे अलग हटा दिया गया और उस एरिया को जंगल भी नहीं माना जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जब से 2014 के बाद से जंगल की जो परिभाषा थी वो जंगल की परिभाषा ही बदल दी गई है और इस तरह के जो मैंने भी बताया कि 12 मिनट में लोकसभा में बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। और इससे ये होगा कि जो गलेथिया जो नेशनल पार्क है वो बिना बफर जोन का एक पार्क नेशनल पार्क बन जाएगा। और इन कानूनों को, जो कानून मैंने भी एक्ट बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंजर्वेशन एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एनजीटी है, इनको शिथिल करने से ये हुआ कि करीब करीब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो है वो इस फॉरेस्ट की परिभाषा से बाहर होगा। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जंगल की परिभाषा से बाहर हो गए, यानी वो जंगल नहीं रहे, यानी उनको बहुत आसानी से परमिशन काटने की, वहाँ कोई भी काम चालू करने के लिए दे दी जाएगी। और पिछले 1 दशक में इन 2 लाख स्क्वायर एकड़ में किलोमीटर में से भी 1734 स्क्वायर किलोमीटर जंगल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो अगर हम 2018 से 25 तक की बात करें तो करीब करीब 2 करोड़ पेड़ काटे जा चुके हैं, जैसा कि डाटाज में पता है। और ये सारी चीज़ें हुई हैं नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवेज और पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पे ये काट दिए गए हैं, नष्ट किए गए हैं। 2020 से लेकर अभी तक करीब करीब 13 रेल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके कारण ये जंगल काटे जा रहे हैं। और ये जंगल की परिभाषा बदलने में एक दूसरा महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल जो हमारा बॉर्डर है उसके 100 किलोमीटर अंदर तक की जो भी एरिया हैं उनको भी इस परिभाषा से बाहर कर दिया गया, यानी उस एरिया को भी, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से कोई भी काम वहाँ पर चालू किया जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा असर होने वाला है नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारे हैं, जहाँ पर करीब 70 से लेकर 85% जंगल है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड वाले हिस्से में भी अगर देखें तो वहाँ भी करीब करीब 70% जंगल है, लेकिन इस परिभाषा से अलग होने पर यहाँ भी जंगलों की कटाई सुनिश्चित है और मेरे ख्याल से ये चालू हो चुकी है। लेकिन इसके पहले 2014 से पहले क्या होता था, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता था, जिससे कि EIA कहा जाता है, एनवायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता था वो, जिसमें पर्यावरण का जो प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है किसी प्रोजेक्ट के कारण उस पर बहुत सघन चर्चा होती थी, जिसमें कि वहाँ के लोकल नेटिव लोगों से चर्चा होती थी, विषय विशेषज्ञों से गहन चर्चा होने के उपरांत आम सहमति बनाई जाती थी, जिसके कारण कोई प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलती थी।
और आज जो है अप्रूवल 2024 से लेकर अभी तक करीब-करीब जो अप्रूवल की स्पीड है वो करीब 20 से 25 गुना तेज़ हो चुकी है। और ऐसी छवि बना दी गई, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रकृति जो है विकास की विरोधी है, उसकी दुश्मन है। इसलिए प्रकृति की बात छोड़ें और सिर्फ़ विकास की बात करें। अब इसके कारण जो है, अब आप देखेंगे आज की स्थिति में हमारे साथ क्या है कि हम विश्व के जो सबसे 100 प्रदूषित शहर हैं, उसमें से हमारे 90 शहर हमारे देश के हैं। विश्व के 100 सबसे गर्म देशों में शहरों में 90 शहर हमारे हैं। अप्रैल का महीना बीता है, इस अप्रैल महीने में भी ज़्यादातर जो भारत का करीब-करीब 70 से 80% हिस्सा जो है, अब 85% 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर दिखा रहा है। अब इस सब के कारण क्या होगा? ऐसी जंगल कटाई होंगी, हमारे पेड़-पौधे कट जाएँगे, तो क्या होगा? और उसके बाद हम स्वास्थ्यगत बात करें तो इन प्रदूषणों के कारण करीब-करीब 70,000 बच्चे हर साल स्वास्थ्य प्रदूषण से जो संबंधित स्वास्थ्य समस्याएँ हैं, उससे मारे जा रहे हैं। और इसमें जीडीपी, हमारे कुल जीडीपी का 2% हमारा इसमें सिर्फ़ स्वास्थ्य, इस प्रदूषण संबंधित स्वास्थ्य में ही खर्च होता है। यानी कि कमाई चवन्नी, खर्चा ₹1, लेकिन चवन्नी की बहुत बात होती है और ₹1 की बात को छिपा लिया जाता है। तो इस तरीके से जो विकास की जो परिभाषा गढ़ी गई है, उसपे हम सबको विचार करना चाहिए, ख़ास करके सरकार को भी विचार करना चाहिए कि ये विकास नहीं, विनाश की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब मैं कुछ चीज़ें जो इस पिछले 10-12 साल में जो जंगलों पे जो आफ़त आई है, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि वो आफ़त जो है, आप लाइन से अगर सुनना चाहें तो आप उसको भी सुनें। कि सबसे पहले तो मैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, तो भोपाल के पास में ही जो है वो रातापानी अभयारण्य है, जो टाइगर रिज़र्व के कारण के नाम से जाना जाता है। लेकिन शहर के इतने करीब, राजधानी के इतने करीब होने के कारण आबादी का वहाँ बढ़ना सुनिश्चित है और आने वाले समय में अ, वन्य जीव और मनुष्य के बीच में टकराव की स्थिति बढ़नी ही है। ये आए दिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि आबादी के क्षेत्र में टाइगर घूमता हुआ भोपाल शहर में पाया जा रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर संकेत है। उसी तरीके से बसवाहा और हसदेव और छत्तीसगढ़ में भोरमदेव अभयारण्य, सारी जगह यही स्थिति हो रही है। दूसरे स्टेटों की बात करें तो गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य है, मोल मोल्लेम नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल का सुंदरवन है और ताडोबा अंधेरी टाइगर रिज़र्व महाराष्ट्र का है, उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क है और कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क है। ये सारी जगहों पे नेशनल हाईवे के कारण, एक्सप्रेसवे के कारण, रेल के प्रोजेक्ट्स के कारण या पावर प्लांट्स के कारण या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ के जंगलों की धुआंधार कटाई चालू है। और एक इंसिडेंस जो मैं बताना चाहता हूँ वो है तेलंगाना का एतुरनाग्रम जो अभयारण्य है। वहाँ पर 2024 में एक अज्ञात तरीके का, जिसका कोई समझ नहीं पाया कि वो तूफ़ान क्यों आया। वो तूफ़ान आया, बवंडर उठा, करीब-करीब 50,000 से ज़्यादा पेड़ अब उखड़ गए, खत्म हो गए। तो ये जो आने वाली आपदा है, ये कैसे रुकेगी, इस पर भी विचार सबको करना चाहिए। और हम बात करें दिल्ली शहर की, दिल्ली शहर से बहुत ही सटा हुआ एक है असोला घाटी अभयारण्य, जहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है, जहाँ पे अवैध खनन, अवैध शिकार, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो उस अभयारण्य का, उस जंगलों का क्या होगा, ये सोचने का है। सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास में सबकी सहमति, पारदर्शी चर्चाएँ, सबको पता हो कि क्या हो रहा है, तब कोई प्रोजेक्ट चालू हो। और हम जो बचपन से हम देखते हैं, कई बार कई पेड़ ऐसे हम जानते हैं जो हम छोटे थे तब भी वो पेड़ उतने ही बड़े दिखते थे। हमारे पिता, उन्होंने बताया कि पेड़ के नीचे तो हम भी खेलते थे, दादाजी ने बताया कि इस पेड़ के नीचे तो हम भी खेलते थे। तो ऐसे बहुत से जो दशकों पुराने, सदियों पुराने जो पेड़ हैं, जो हमारे आज सबसे पुराने हमारे बुजुर्ग, जीवित बुजुर्ग जो हमारे साथ थे, हमारे बाप दादाओं के समय थे और आज भी हमारे साथ हैं, हम उनकी अगर परवाह नहीं करेंगे तो परवाह कौन करेगा। इस तरह से पर्यावरण में हमारी स्थिति हम देख ही रहे हैं। प्रदूषित शहरों में गर्मी के कारण गर्मी बढ़ रही है, लोग एसी चला रहे हैं, एसी के कारण और गर्मी बढ़ रही है। तो इसलिए ये जो हमारे और नेचुरल जो प्राकृतिक हमारे जो फेफड़े हैं, पृथ्वी का जो फेफड़ा है, जो पेड़ है, जंगल है,
इनको काटने का, किसी भी कारण से काटने का, इनके साथ भी उन्नति हो सकती है, इनके साथ भी विकास हो सकता है, साथ साथ में भी विकास हो सकता है। ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट आया और पेड़ काट दिया, प्रोजेक्ट होगा। उन पेड़ों को, उन जंगलों को साथ रखकर सह अस्तित्व में भी विकास संभव है। जानवर, जीव जंतु, वहाँ के नेटिव आदिवासी, सबका ध्यान रखते हुए कोई प्रोजेक्ट आए तो बेहतर हो। मैं समझता हूँ कि आप निकोबार आइलैंड के इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ समझ पाए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।